नमस्कार आप सभी लोगों को। मेरा नाम अंशिका डोभाल है और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे पॉडकास्ट वॉइसेस विद अंशिका डोभाल में। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं जो कि समाज और कम्युनिटी से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उन पर उनका लगातार पार्टिसिपेशन रहता है और जो कि उनको एक रिस्पॉन्सिबल वॉइस के रूप में भी उनको सामने लाता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उस पर, जितने भी करंट और सेंसिटिव इश्यूज पर वो जब अपने व्यूज़ रखते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए अपने व्यूज़ रखते हैं। मैं स्वागत करूंगी मेरे पॉडकास्ट में शादाब शम जी का। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। शम जी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं उत्तराखंड से, प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, राज्य मंत्री, भाजपा के 2 बार मीडिया पैनलिस्ट, प्रवक्ता, 15 सालों से मीडिया के अंदर एक मजबूत पक्ष रखते आए हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति हैं और प्योर उत्तराखंडी हैं। उत्तराखंड के जितने भी मुद्दे हैं उनको काफ़ी बारीकी से ये जानते हैं और उन मुद्दों को वे मजबूती से समझते भी हैं और आज की डेट में विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया उनकी जो वॉइस है काफ़ी वोकल वॉइस के रूप में वो सामने आते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि ऐसे शख्स आज हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। शम जी के साथ आज हमारा जो भी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन रहेगा उसमें मैं जानने की कोशिश करूँगी कि उनके थॉट्स या उनकी जितनी भी चीज़ें हैं या उनका जितना भी पर्सपेक्टिव है कम्युनिटी, समाज, डेवलपमेंट, विकसित भारत, इन मुद्दों के ऊपर हम लोग बात करेंगे और उनका पर्सपेक्टिव जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो जो मेरा पहला प्रश्न मैं शुरू करूंगी वो एक डेवलपमेंट के ऊपर मैं शुरुआत करूंगी, डेवलपमेंट से मैं शुरुआत करूंगी। तो मैं कहना चाहूँगी कि what I believe is development is not just a slogan, it's a capacity, and it's a capacity to feed poor without any leakages, and it's a capacity to connect 1.4 billion people digitally, to manufacture vaccines for the world and to grow simultaneously despite of having global shocks. But फिर भी हमने दुनिया को ज्ञान दिया, गुरुकुल परंपरा से लेकर नालंदा विश्वविद्यालय तक। हमने महावीर और गौतम बुद्ध जैसे महापुरुष दिए जिन्होंने दुनिया को शांति सिखाई। हमारे इतिहास में ऐसे युग रहे हैं जब सेतु जैसे अद्भुत निर्माण भी हुए हैं। मेरा सिर्फ प्रश्न ये है कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और ये चीज़ें जो हैं हमें विरासत में मिली है, ये गौरवशाली विरासत जो हमको मिली है। तो प्रश्न सिंपल सा है, क्या हम हर भारतवासी को समान विकास, समान अवसर और समान जनक जीवन दे पाए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद अंशिका, पहले तो आपका कि आपने मुझे मौका दिया अपने पॉडकास्ट में अपने व्यूज़ को रखने का। मैं आपकी बात को जितना समझ पाया इस शेर से शुरू करता हूँ जी कि ए आबे रूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, जब उतरा तेरे किनारे वो कारवां हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। यूनान, मिस्र, रोमो सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। कुछ बात तो है इस वतन की मिट्टी, कुछ बात तो है मेरे भारत की मिट्टी। तमाम आक्रांता आए, तमाम विदेशी आए, अंग्रेज आए, सब लोगों ने मेरी संस्कृति, इस विचार को मिटाने के प्रयास किए। तमाम हम सब जानते हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय के साथ हुआ, हम सब जानते हैं जो आक्रांताओं ने किया और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत के साथ हुआ जी। लेकिन उसके बावजूद भी हम आज़ादी के बाद दोबारा इतनी ताकत के साथ, इतनी मजबूती के साथ खड़े हैं कि कोई इस बात को इमेजिन नहीं कर सकता कि हम आज से लगभग 80 साल पूरे नहीं हुए हम गुलाम थे और वो गुलामी की जंजीरें तोड़ के आज हम ताकत से, स्वाभिमान के साथ खड़े हैं जी। और हम सिर्फ खड़े नहीं हैं, आज हमने दुनिया में अपनी एक पहचान, अलग पहचान बनाई है जी। आज दुनिया हमें एक उभरते हुए स्वरूप में देख रही है। मुझे लगता है कि वो दूर नहीं है जो हमारे बड़ों ने सपने संजोए हैं कि हम एक बार पुनः विश्व गुरु बनेंगे। हम दुनिया को एक नए सिरे से
दुनिया को देखने का, दुनिया में चलने का तरीका सिखाएंगे, ज़िंदगी जीने का एक सलीका सिखाएंगे। और मुझे लगता है वो दिन भी दूर नहीं है, हम उस यात्रा पे निकल चुके हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ। बहुत सही दिशा में सधे हुए कदमों के साथ आज मेरा भारत आगे बढ़ रहा है और मैं गौरवान्वित हूँ बहुत ये कहते हुए कि आज हम वो लोग हैं जिन्होंने अपना सफर एक तख्ती के ऊपर से शुरू किया, जिसको हम पोता करते थे, फिर हमारे हाथ में पेंसिल कलम के बाद पेंसिल और पेन आए, फिर फाउंटेन पेन के बाद आज हम लैपटॉप के ऊपर अपनी उंगलियां चला रहे हैं। हमने ये सारी जनरेशन्स को देखा है, हम उस जनरेशन में आते हैं, हमने इन सब बदलते हुए वक्त को देखा है। हमने बैलगाड़ी, हाथ गाड़ी, रक्षा और उसके बाद मोटर बाइक और एरोप्लेन्स, आज जो बुलेट ट्रेन्स है, इसके सफर को भी हम देख रहे हैं। तो हमने एक बदलते हुए युग को देखा है, उसके साक्षी हम लोग बने और इस बदलते हुए युग में भारत ने बहुत मजबूत पकड़ करते हुए अपने आप को स्थापित करने का काम किया है। पर जो हर किसी व्यक्ति को, हर भारतवासी को समान अधिकार या समान विश्वास या समान जनक जो चीज़ें हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि यस, इनइक्वालिटी हैपेंस, चैलेंजेस रिमेन्स। देखिए, जब आप बात करते हैं विकास की जी, तो विकास कहते हैं, विकास की परिभाषा क्या है? विकास कहते हैं जो हुआ जी, आने वाला उससे बेहतर करके दिखाए, इट्स कॉल्ड विकास जी। जो आज मान लीजिए कल तक हम बैलगाड़ी पे चल रहे थे, तो जिन्होंने हमें बैलगाड़ी से मोटर गाड़ी पे लेके आए उन्होंने विकास किया। जो मोटर गाड़ी से ट्रेन पे आए वो विकास हुआ। अब उस ट्रेन में जो स्टीम का इंजन चलता था, फिर स्टीम इंजन के बाद डीजल इंजन आया, डीजल इंजन के बाद इलेक्ट्रिक इंजन आया और आज बुलेट ट्रेन चल रही है। तो ये विकास की पैमाने तो उस पैमानों पे हम लगातार बढ़े हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि हम तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, हम दुनिया के साथ कदम ताल कर रहे हैं। लोग जो हमें ये सोचते थे कि हम सपेरों का देश हैं, आज वो सपेरों के देश में बच्चे लैपटॉप और माउस से खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी वेलफेयर इज रीचिंग टू एवरी सिटीजन एंड एवरी विलेज। एब्सोल्युटली। लेकिन मैं फिर भी इस बात को कहूंगा, इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़ी आबादी है। जनसंख्या हमारे साथ इतने छोटे छोटे से देश हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की आबादी के देश हैं, लेकिन मैं 150 करोड़ की आबादी का देश हूँ। एंड दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंडिया। एब्सोल्युटली। और आप जब बात करते हैं एक जो हमारे उत्तराखंड की पॉपुलेशन है, इससे बहुत छोटे छोटे, जितना बड़ा देहरादून है, इतने बड़े देश हैं दुनिया में। हमें बात करनी है दूरस्थ इलाकों की, पहाड़ में जो परेशानियां हैं। आज शहरी क्षेत्र के लोगों को तो सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन पहाड़ अभी भी अछूता है। हम ये मानते हैं कि अभी डेवलपमेंट लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 2 डिकेड्स पहले कहते थे इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन एंड यस, पाकिस्तान इज स्टिल अंडर डेवलप्ड। बट आज की डेट में ये डिबेट का टॉपिक बन गया है कि डू यू थिंक इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री और नॉट? एंड people are saying yes, it is a developed country with lots of instances, with lots of examples. They are telling everything, and other side, the opposition or the people who don't support this government, they are telling no, we are not still developed. No, we are about to develop. Okay. मैं ये कह सकता हूँ कि हम उस थीम पे आ चुके हैं। Okay. और मैं ये मानता हूँ कि हमने ये बहुत क्लोजली इस चीज को देखा है कि जब जिंदगी की वैल्यू बढ़ जाए, एक व्यक्ति जो कल तक इलाज के अभाव में दम तोड़ देता था, आज उसको फैसिलिटीज अवेलेबल हुई है। आज वो उसके आसपास हॉस्पिटल्स बने हैं। आज उसको अगर हायर सेंटर रेफर करने की जरूरत पड़ती है तो वो पहुंचने की अप्रोच आसान हुई है। पहले इतनी आसानियां नहीं थी। आज मैं ये मानता हूं कि दिक्कतें आज भी हैं, लेकिन हम बहुत पॉजिटिव नोट पे आगे बढ़ रहे हैं। और आप जैसे यूथ अब मीडिया में आए हैं, आप लोग अच्छे प्रश्न पूछेंगे, अच्छे जवाब आएंगे। और मुझे लगता है कि जब एक अच्छा कन्वर्सेशन होता है गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में, अच्छे सेतु स्थापित होते हैं, अच्छे ब्रिजेस बनते हैं, वो चाहे कन्वर्सेशन के माध्यम से हो या उन कोई सवालों के माध्यम से हो,
जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, तो मुझे लगता है कि वो मुश्किलें आसान होती हैं। Okay. जिस दिशा के जिनके सवाल, जिन सवालों को हम फेस करते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि पुराने वक्त से, जब हम उत्तराखंड नहीं बना था, जिसके लिए हमारे लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जिसके लिए बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि उसके बनने के बाद से हमारे हालातों में सुधार हुआ है, लेकिन अभी और सुधार होना बाकी। बट डोंट यू थिंक हम डेवलप्ड नेशन बोल सकते हैं अपने आप को, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे देश में, फॉर एग्जांपल वी आर द लार्जेस्ट डिजिटल infrastructure, we are giving billions of transaction in a month, we are third largest economy, and all these things we are just developing in this yes space. We are doing very best on so can we say we are developed? No, I'm not convinced that we are developed. We are about to develop. We are about मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ, क्यों? अभी हमें बहुत कुछ करना है, हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। जो रेस जीत जाते हैं उन्हें करने के कुछ जरूरत नहीं रहती। लेकिन अभी हम रेस में हैं, हमें जीतना है, हमें बहुत लोगों को पिछाड़ना है। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, हमें अपनी उस जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र हैं, पहाड़ के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, जो हमारे गांव हैं, जहां अभी विकास उस तेजी से नहीं पहुंचा है जैसे पहुंचना चाहिए, उनमें भी विकास पहुंचाना है। अभी उन लोगों के चेहरे पर मुस्कान लानी है, उनको सहायता, जो हमारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ उन तक भी पहुंचे, उनके चेहरे पे मुस्कान आ सके। तो उनके चेहरों पे मुस्कान अभी कुछ बाकी है, तो वो जो बाकी है उसके लिए हमें काम करना। तो हम इंडिया को विश्व गुरु की आपने जो बात करी है, भारत को विश्व गुरु कैसे बनाया जाएगा? देखिए, मैं ये मानता हूँ भारत विश्व गुरु तब बनेगा, ये एक छोटा स्लोगन नहीं है, ये एक तपस्या है जी। और मैं ये कहता हूँ ये एक यज्ञ है, इसमें हर तरफ से हर चीज की आहुति होगी, हर संप्रदाय की, हर जाति की, हर वर्ग की इसमें हिस्सेदारी होगी, तब हम विश्व गुरु बनेंगे। कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। एब्सोल्युटली। और वो कब होगा? जब भारत बनेगा, जब हम जो डेमोक्रेसी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है। क्या है संविधान? क्या है भारत? वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, हम ही तो देश है ना। हम भारत के लोग सब एकजुट होकर एक साथ खड़े होंगे और हम कहें तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, देश के लिए सब कुछ समर्पण। देश ने हमें दिया है, हम वापस देश को देंगे। और कब कामयाब होंगे? जब दूरस्थ इलाके का, पहाड़ में रहने वाले एक गांव का बच्चा कामयाब होगा, जब वहां की बहन बेटी कामयाब होगी, जब हमारा हर जाति, हर संप्रदाय कामयाब होगा। मैं भी बता दूं आपको, आज हम जब विश्व गुरु बनने के सपने की बात करते हैं, तो जब देश का बहुसंख्यक अपने आप को दुनिया के साथ कदम ताल करेगा, जब देश का अल्पसंख्यक अपने आप को बहुसंख्यकों के बराबर हकदार समझेगा, जब मां भारती के सारे सपूत एक बराबर की ताकत रखेंगे, तब हम विश्व गुरु बनेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा एक हाथ कमजोर हो जाए, एक हाथ अपाहिज हो जाए और मैं विश्व गुरु बन जाऊं, ये मुमकिन नहीं है। उसके लिए कलेक्टिव माइंडसेट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो हाथ कमजोर है, हमें उसे ताकत देने की आवश्यकता पड़ेगी। और देश में जो डर्टी पॉलिटिक्स चल रही है, बिल्कुल, वो अब मैं ये कह रहा हूं, वो डर्टी पॉलिटिक्स हम सोच ही नहीं सकते विश्व गुरु। हमें कलेक्टिव माइंडसेट नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। हम बिल्कुल पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि आज जो सरकार चल रही है, देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो सबका जब विश्वास आ जाएगा और सबके कलेक्टिव प्रयास होंगे, तो हमें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम विश्व गुरु जब बनेंगे तो ये समझ लीजिएगा, देश का सिख, भारत का सिख ऐसा सिख बने कि दुनिया का सिख उसे आत्मसात करे। वो कहे अगर आपको सिखिज्म क्या है अगर सीखना है, तो भारत के उस गांव में बैठे हुए सिख से सीखो सिखिज्म क्या है, तब आप विश्व गुरु बनेंगे। जब आप ये समझेंगे कि क्रिश्चियनिटी सबसे दुनिया का बेहतर क्रिश्चियन कौन बन सकता है, कहां देखने को मिलेगा, जब आप कहें मेरे भारत में आइए, दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिश्चियन अगर आपको देखना है, ईसाई देखना है, तो मेरे भारत में देखिए। तो अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, वो देखें कि अगर बेहतर क्रिश्चियनिटी के ऊपर कोई चल रहा है तो मेरे भारत का व्यक्ति चल रहा है। कैसे क्रिश्चियनिटी को बेहतर बनाया जा सकता है, अगर आपको कहीं से सीखने के लिए मिलता है तो भारत से मिलता है, तब आप विश्व गुरु बनेंगे। जब देश का मुसलमान
इस भारत का मुसलमान दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए आइडल बन जाए कि अगर मुसलमान देखना है तो भारत में देखो कि कैसा मुसलमान होना चाहिए, जो अपनी जबान का पक्का हो, अपने कौल का सच्चा हो, ऐसा मुसलमान देखना है तो भारत में चलिए हम दिखाते हैं। तब हम विश्व गुरु की दिशा में, हम कैसे बौद्ध बढ़िया बन सकते हैं, दुनिया के बौद्ध ये देखें कि अगर सबसे बढ़िया बुद्धिस्ट कहीं आपको मिलेगा तो मेरे भारत में मिले, अगर कहीं सबसे अच्छा पादरी मिले और पारसी मिले तो मेरे भारत में मिले। जब हमारे यहाँ का हर सेक्ट कामयाब होगा, हर सेक्ट आगे बढ़ेगा तो समझ लीजिएगा हम विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर हैं। अभी हम उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं और मैं ये कह रहा हूँ कुछ कमियां हैं, हमेशा से रही हैं और हमेशा रहती हैं। उन कमियों को नहीं होंगे तो फिर हम इंसान नहीं हैं। और हमेशा जो अच्छा व्यक्ति होता है, अच्छा देश होता है, वो अपनी कमियों को दूर करते हुए पॉजिटिव नोट्स के ऊपर आगे बढ़ता है। और मेरा देश, मैं ये समझ रहा हूँ, हम भी लिटमस टेस्ट लगातार करते रहते, ये देश जो है इसका डीएनए अलग है और ये देश किसी कीमत पर भी नफरती राजनीतियों को एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ प्यार मोहब्बत वाली राजनीति, जोड़ने वाली राजनीति चलती है। ये अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहाँ नहीं चलती। और मैं ये कह रहा हूँ आज देश को जोड़ने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ कमियां हैं, उन कमियों को भी दूर करेंगे, आने वाला वक्त बहुत बेहतर है। क्योंकि जो भारत जो शब्द है वो बहुत ही सुंदर है और भारत का मतलब ही शायद भा मीन्स लाइट and which covers the knowledge, wisdom, if I'm not wrong, and we are culturally we are very or historically we are very powerful and heritagely and culturally we are rich as well. बिल्कुल। तो ये जो भारत का जो डेफिनेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी सिविलाइजेशन है और हम दुनिया की बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है और हमने दुनिया को जो सोने की चिड़िया लोग आते थे यहाँ, बड़े बड़े लोगों का सपना था कि हम भारत जाएं और भारत को देखें, भारत से सीखें। हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया है और दोबारा हम तैयार हैं, हमारा यूथ तैयार है। अब हम यंगिस्तान हैं, सबसे बड़ा यूथ अगर दुनिया में कहीं है तो मेरे भारत में है और मेरा यूथ तैयार है। हम नई सोच के साथ, नए विजन के साथ भारत को रिप्रेजेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैं ये कहता हूँ अब तो बहुत पॉजिटिव वे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया हमारी तरफ निगाह डाल के देख रही है और मैं ये मानता हूँ कि हम दुनिया का सबसे मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन है और एक मजबूत संविधान। जब आपने प्रश्न पूछा था कि हमारे अधिकार क्या समान है, जब हम संविधान की बात करते हैं तो जो सबको समान निगाह से देखे, जो सबके लिए एक जैसा कानून हो, तो वही संविधान होता है। उत्तराखंड उस पर शुरुआत कर चुका है। यूसीसी को हम पहला स्टेट बने, हमने यूसीसी लागू किया है और यूनिफॉर्मिटी आएगी, एक जैसा कानून सबके साथ। कोई अल्पसंख्यक नहीं, कोई बहुसंख्यक नहीं, कोई जेंडर भेद नहीं। मुझे लगता है सबके लिए बराबर अधिकार, बराबर राइट्स, और जिससे किसी को परेशानी ना हो। अगर ऐसा कानून आता है, मिलके चलते हैं तो हम देश को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। और मेरा उत्तराखंड तो हमेशा से देश को उसने नई दिशा देने का काम किया है। और जब जब कोई बात हिमालय से निकली है वो देश के कोने कोने तक पहुंची है, दुनिया के कोने कोने तक पहुंची। और हम दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी है और हम ये मानते हैं कि यहाँ अन्याय करने वाले का, पाप करने वाले का अच्छा नहीं हो सकता। ये महासू देवता की भूमि है, ये गोलजू देवता की भूमि है, यहाँ के कंकर में शंकर है। तो यहाँ की तो बात ही बिल्कुल अलग है। यहाँ पीर और मुर्शिद हैं, यहाँ साधु सन्यासी हैं, यहाँ संतों की भूमि है, देवों की भूमि है। तो इतना शानदार जगह, मैं कहता हूँ पृथ्वी पर स्वर्ग अगर कहीं है तो मेरा देवभूमि उत्तराखंड है। और बहुत शानदार, हम गौरवान्वित होते हैं, हम कहीं जाके बताते हैं कि हम देवभूमि उत्तराखंड से आते हैं तो अपने आप ही जो हमारा जो कद है वो बढ़ जाता है, लोगों की नजरों में हमारा इज्जत, हमारा सम्मान बढ़ जाता है। और ये अपने आप में बहुत बेहतर है। हम इसकी जितनी तारीफ करें उतना कम है। हम डेवलपमेंट के मुद्दों में थे शायद से और हम थोड़ा सा भटक गए, पर काफ़ी अच्छा था जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ। तो मेरे दिमाग में एक और प्रश्न है, अरावली हिल्स का जो है डिमोलिश का जो उसका स्टेटमेंट्स चल रहे हैं और आज की डेट पे बहुत बड़ा मुद्दा भी बन चुका है। तो उसमें जो लोग ये भी कहते हैं कि जब डेवलपमेंट देखना है तो फिर एनवायरनमेंट क्यों देखना है, क्योंकि अगर यूरोप को डेवलप नहीं होता तो बहुत सारे पहाड़, तो मतलब यूरोप तो डेवलप ही नहीं हो पाता। तो अरावली हिल डिमोलिश वाले में आप क्या कहना चाहोगे? फॉरेस्ट रिजर्व है हमारे यहाँ, 85% फॉरेस्ट रिजर्व है। तो मैं ये कह रहा हूँ तो हम सब काम धाम छोड़ देते हैं। केंद्र सरकार या कोई ये तय कर दे कि हमारे बच्चों का
खर्च वो उठाएंगे तो हमें कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि हमें ऐसे करके काम करने की आदत नहीं है, हम स्वाभिमानी प्रदेश हैं और इसलिए हमने ये तय किया है कि हम डेवलपमेंट भी करेंगे और हम जो अपना एनवायरनमेंट है उसके साथ भी हम बैलेंस बना के चलेंगे। और उसी दोनों के बीच में सरकारें अपना प्रयत्न करती हैं, प्रयास करती हैं। कई बार हम कई जगह चूक भी जाते हैं, हम ये भी नहीं कह रहे कि सरकारों की टोटल पॉलिसीज ठीक रहती है, लेकिन कोशिश ईमानदार होती है। असल सवाल होता है आपकी नीयत का। नीयत क्या एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करने की है, क्या हम प्रकृति को नष्ट करना चाहते हैं जानबूझ के, या हम प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित कर और जो चीजों को बेहतर करना चाहते हैं। इनफैक्ट जो अभी रोपवे वाला चल रहा है केदारनाथ, तो उसमें भी तो फिर एनवायरनमेंट हार्म हो रहा है ना। नहीं, अब इतना जितना हार्म हो रहा है उससे ज्यादा हम लगाएं अच्छा तो फिर मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इस करके हम काम ही ना करें, हमारे गाड़ गधेरे आने वाले वक्त में बिजली ही ना बनाएं और जो हमारे जो डैम्स हैं हम उन्हें भी समाप्त कर दें, तो फिर हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, डेवलपमेंट कैसे होगा। हम देखिए, स्वाभिमानी व्यक्ति को घर चलाने के लिए अपने घर को उसके पैरों पे खड़ा करना पड़ता है और उत्तराखंड बैसाखियों पे खड़ा प्रदेश था। जब उत्तराखंड बना हमारे पास एसेट्स नहीं थे, अब धीरे धीरे हम अपने एसेट्स के ऊपर खड़े हो रहे हैं। हम उन बैसाखियों को छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं हमेशा से कहता हूं कि शराब हमारे लिए बैसाखी है, जो लिकर लाइन है, हमें इसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रहना है, अपाहिज बन की जिंदगी नहीं गुजारनी, इसको धीरे धीरे समाप्त करना है। लेकिन जब तक आप अपने पैरों पे खड़े ना हो जाएं, उससे पहले आप बैसाखी को छोड़ देंगे तो गिर जाएंगे। तो बैसाखी की मजबूरी है, जरूरी नहीं है। तो हमने उन बैसाखियों को हम धीरे धीरे अपने पैरों पे लोड डाल रहे हैं। बाकी सेक्टर्स को स्ट्रांग कर रही है गवर्नमेंट्स, और कोशिश सरकारों की है। सरकार किसकी है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकारें पॉजिटिव वे में, मैं ये कहता हूँ जितनी भी सरकारें प्रदेश में रही सबने अपने स्तर से अच्छे काम किए। हमारी सरकार और बेहतर काम करिए कि डबल इंजन की सरकार है। और जब अटल जी ने प्रदेश दिया था तब ये बात हुई थी, उन्होंने साथ में औद्योगिक पैकेज भी दिया था, और तब यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। और अलग अलग गवर्नमेंट होने के बावजूद भी हमारी जो नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसने अटल जी की और पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, और उन्होंने यहाँ औद्योगिक पैकेज दिया जिससे हम अपने पैरों पे खड़े होने में कुछ सक्षम हुए। तो मेरा मानना है कि हमें डेवलपमेंट भी करना है। आखिर ऐसा क्या है कि हम स्विट्जरलैंड की तरह डेवलप नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? हम खूबसूरत हैं, मुझसे हमारे बुग्याल को देखिए, आप कितने प्यारे प्यारे जगह हैं हमारे। आप उत्तरकाशी वाली बेल्ट पे चले जाइए, जो उत्तरकाशी में हमारा इतना खूबसूरत पूरी जो हर्षिल वैली है, जो यमुना वैली है, इतनी खूबसूरत है कि आप भूल जाएंगे स्विट्जरलैंड को। लेकिन वहां तक आपकी ट्रेन न जाए, वहां आपको पहुंचने में ही कई घंटों लग जाएं, और वहां आपका प्लेन भी ना जा पाए, तो आप बताइए कैसे वहां लोग पहुंचेंगे, कैसे उस सुंदरता को देखेंगे। तो हमें अपने जो टूरिज्म है उसे डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करने पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि जो उससे लॉस हमें हुआ है प्रकृति का, उससे हमको 10 टाइम्स प्रकृति को संजोने की आवश्यकता पड़ेगी। और उस दिशा में मेरी सरकारें बेहतर काम कर रही हैं। और जहां कई कमियां होंगी तो मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो वॉइस को रेज करे, और सरकारें उसे पॉजिटिव वे में लेके उन कमियों को दूर करने का काम करें। तो ये साझी व्यवस्था के रूप में हम चलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त उत्तराखंड का बहुत बेहतर होगा, और हम बहुत पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है आने वाला वक्त और बेहतर होगा। जी, खैर ये तो नेवर एंडिंग टॉपिक्स हैं कि कहते हैं रोपवे बन जाएगा तो जो घोड़े खच्चर चलाने वाले लोग हैं उनकी नौकरी चली जाएगी, परंतु अगर रोपवे बन जाता है तो रोपवे में भी तो उनको नौकरी मिल जाएगी। ये पहले भी ये सवाल आते थे, ये मैंने कहा, जो लोग कहते थे कि कंप्यूटर आ जाएगा तो लोगों का रोजगार छिन जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आएगा तो पत्रकारिता समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है ना। अभी डिजिटल मीडिया के साथ देखिए ये सोशल मीडिया भी आ गया है, तो क्या पत्रकारों की पत्रकारिता समाप्त हो गई? आज हम सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं किसी का कुछ समाप्त नहीं होता। आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि कामयाबी होगी। किसी खच्चर वाले की, किसी घोड़े वाले की, किसी की नौकरी, सबको अच्छा अच्छा सबके साथ मिलेगा। और जब डेवलपमेंट होता है तो सबका विकास होता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, प्रदेश बढ़ता है, देश बढ़ता है। तो देश को हमें देश की ताकत बनना है, कमजोरी नहीं बनना है। हमने डिपेंड नहीं रहना है किसी के ऊपर, हमने अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है और देश की ताकत बन के नंबर 1 स्टेट बनना है। उस दिशा में मेरा
मेरा स्टेट आगे बढ़ रहा है, मुझे इसकी मैं तमाम गवर्नमेंट जितनी भी आज तक स्टेट में रही है सबको बधाई देता हूँ। आज तो डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो डबल बधाई डबल इंजन की सरकार को। हम पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम कहते हैं इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है, विदेशों में इंडिया की जो तस्वीर है वो बहुत ही सुंदर हो चुकी है। और लेकिन जब हम उत्तराखंड या बिहार जैसे इन इलाकों की बात करते हैं तो यहाँ पे अभी भी जो रोज़गार और क्वालिटी एजुकेशन वाली जो चीज़ें हैं यहाँ पे नहीं पहुंच पाई हैं। और जब बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक जो एजुकेशन के मामले में इंडिया ग्लोबल रैंकिंग में काफ़ी पीछे भी बताया गया है। तो जब तक हम इन मुद्दों को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक क्या हमें जो डेवलपमेंट है इसको सेलिब्रेट करना चाहिए या अबाउट टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री को सेलिब्रेट करना चाहिए? मैं ये कहता हूँ, अगर आप छोटी छोटी जंगें जीतकर सेलिब्रेशन नहीं करेंगे तो वो उत्साह आपका बना नहीं रहेगा जी। हम बिल्कुल छोटी छोटी जंगें हम जीत रहे हैं, नए आयाम, रोज नए आयाम छू रहे हैं, तो हमें खुश भी होना है लेकिन मगरूर नहीं होना है खुशी, क्योंकि अगर ये मुद्दे जो हैं वो पूरे नहीं होंगे तो अधूरा भारत। मैंने आपको कहा कि हम विकसित भारत की ओर अग्रसर हैं, हमें विकसित बनना है, इसलिए जितने भी हमारे अभी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें पूरा करना है, सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना है, पहाड़ के डेवलपमेंट को, खासकर मेरे प्रदेश के डेवलपमेंट को बहुत तेजी से, जब तक मैं स्विट्जरलैंड की तरह नहीं बन जाता और उससे आगे नहीं पहुंच जाता तब तक हमें नहीं रुकना है। उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है, यानी कि हमें हर जगह छोटे छोटे क्लस्टर्स बना के अच्छे हॉस्पिटल्स बनाने पड़ेंगे, छोटी छोटी आबादियों को एक जगह इकट्ठा करके अच्छे स्कूल्स बनाने पड़ेंगे। हम सैन्य धाम है, हमें सरहदों की भी रक्षा करनी है, तो उसके लिए भी हमें अपनी पॉजिटिव सोच रखना है। विकसित भारत बनाने के लिए इन ये जो इलाके हैं उत्तराखंड या बिहार में जितने भी, इनको डेवलप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दायरे से ही बाहर हैं अभी। तो ये जब दायरे से अंदर आ जाएंगे तो उसके बाद विकसित भारत। मैं ये मानता हूँ कि हम दायरे से बाहर नहीं है, हमारे पास संसाधनों की कमी है और हमें धीरे धीरे, जैसे हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, धीरे हमें हमारे संसाधन पूरे हो जाएंगे। जब आप कोई घर बनाते हैं तो क्या पहले क्यारी बनाते हैं कि पहले घर बनाते हैं? क्यारी ही बनाते हैं। पहले हम घर बनाते हैं, घर तैयार करते हैं। जब हमारा घर तैयार हो जाता है, घर में फ्लोर लग जाता है, वाइट वॉश हो जाता है, फिर लाइट्स लगाते हैं, फिर हम घर के अंदर प्लांट्स लगाते हैं, फिर हम जब सब बन जाता है फिर उसके बाद हम घर के बाहर की चीजों को व्यवस्थित करते हैं। तो अभी हम अपने घर को डेवलप कर रहे हैं। अब जब मेरा घर तैयार हो जाएगा फिर घर में एक एक चीजों को संवारा जाएगा, सजाया जाएगा। तो अभी मेरा किचन कहाँ है, किचन में क्या चीज की कमी, अभी तो हम अपनी कमियों को, जो कमियां हैं उन्हें पूरा कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि तमाम कमियां डेवलपमेंट इज नॉट अ पिक्चर, इट्स अ जर्नी। यस, तो वो अब हमारी जो जर्नी है, वो सफर हमारा चल रहा है और हम ये मानते हैं हम रोज बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जिसे हम विकास कहते हैं, हम उसके ऊपर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारे इंडेक्स में सुधार हो रहा है, हमारे यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ रही है, हमारे यहाँ की जो जीवन है उसमें सुधार आया है, लोगों की जो एज है, इतने पोल्यूशन के बावजूद उस एज के ग्राफ में भी सुधार आया है। हमारे यहाँ जो आए दिन छोटे मासूम बच्चे, नवजात शिशु मर जाते थे, उसमें सुधार आया है। बेटियों की जो जन्म का इंडेक्स था वो कितना कम था, होती थी तो लोग चेक करा के पहले ही मारने के प्रयास करते थे, अबॉर्शन कराने की कोशिशें करते थे, उसमें सुधार हुआ। तो हम धीरे धीरे पॉजिटिव दिशा में चल रहे हैं। हमारे यहाँ की एजुकेशन कितनी पिछड़ी हुई एजुकेशन थी, बाहर के विदेशों में हमें मान्यता नहीं मिलती थी इस एजुकेशन की। कहा जाता है देहरादून इज बेस्ट फॉर स्कूलिंग एजुकेशन। मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अब पूरी दुनिया में जो मेरी सरकार ने, मोदी सरकार ने जो अभी नया एजुकेशन सिस्टम को लागू किया है, अब उस सिस्टम को अब दुनिया आत्मसात करेगी। जो मेरा बच्चा यहाँ से ग्रेजुएशन, ये कहते थे कि हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन की दुनिया में वैल्यू नहीं थी, तो वहाँ जाते थे तो जिन बच्चों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया उनको एडमिशन नहीं मिलते थे पीएचडी में, उनको कहते थे नहीं आपके यहाँ का पोस्ट ग्रेजुएशन को हम नहीं मानते। तो अब जो नया आपकी शिक्षा नीति आई, उस शिक्षा नीति ने बड़ा बदलाव किया। तो जो मेरा बच्चा आज यहाँ पढ़ के जाएगा उसे विदेश में उस डिग्री को मान्यता मिलेगी। हम देख रहे हैं कई कॉलेजेस, मेरे यहाँ देहरादून में भी बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस आ गए हैं और उन्होंने जो कोलैबोरेशन किया है विदेशों के कॉलेजेस के साथ कि यहाँ से आप बैचलर करें, 2 साल और करें तो वहाँ का मास्टर्स भी आपको मिल जाएगा, तो यहाँ रहते हुए आप वो कर सकते हैं। तो हम पॉजिटिव दिशा में हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है आज देश। और हम ये कह रहे हैं कि चाहे
जो इक्विपमेंट्स हम बनाते थे आर्मी के लिए, हथियार बनाते थे, पहले हमें हर चीज बाहर से खरीदनी पड़ती थी। आज देश अपने आप बना रहा है। हमारे यहाँ कुछ प्राइवेट कंपनीज भी अब इस फील्ड में आई हैं, नए स्टार्टअप्स में हम आगे बढ़े, तो हम बहुत पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जितनी तेजी हमारी है, हमारी तेजी को देख के तो दुनिया परेशान है, अमेरिका और चाइना परेशान है। तो हम ये कह रहे हैं हम बढ़ रहे हैं, लेकिन हमसे जो हमारे अपने कुछ लोग हैं वो पीछे अकेले न छूट जाएं, उसकी चिंता की आवश्यकता जरूर है। और हम लगातार ये प्रयास मोदी सरकार कर रही है कि तमाम ऐसी योजनाएं बनाएं जो अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसका विकास हो, कोई भी हाथ, कोई भी अंग इस भारत माँ के शरीर का कमजोर ना रह जाए, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है हमारी नीयत साफ है तो हम कामयाबी को जरूर प्राप्त करेंगे, हम विकसित भारत बनेंगे और फिर जो ये अबाउट टू है ये फिर कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम अबाउट टू हैं और लेकिन हम इसलिए पॉजिटिव हैं कि हम उस दिशा में ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कल्चरल और रीजनल चीज़ों को लेकर के या रिलीजन से लेकर चीज़ों को। तो देयर आर ऑफन स्टेटमेंट्स एंड डिबेट्स, फॉर एग्जाम्पल सच एज इंट्रोड्यूसिंग द भगवत गीता इन स्कूल्स, बट सम पीपल आस्क, ये उनका कहना है कि वेदर इट इज गोइंग अगेंस्ट द सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उसके ऊपर वाइल जब हम बात करते हैं इन चीज़ों की, भगवत गीता को लागू करना है स्कूल्स में, तो जो अदर फेथ्स के जो बच्चे हैं ये उनके लिए अनकंफर्टेबल हो जाएगा और सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन को तो हार्म कर ही रहा है। ये सोच वो सोच है जो देश को तोड़ने वाली सोच है। मुझे एक बात बताइए, मैं को एजुकेशन कोएड से पढ़ा हूँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ। मेरे प्रेयर होती थी, फादर वी थैंक दी फॉर द नाइट एंड फॉर द प्लेजेंट मॉर्निंग लाइट, फॉर रेस्ट एंड फूड एंड लविंग केयर एंड ऑल दैट्स मेक द वर्ल्ड सो फेयर। हु इज द फादर? अलमाइटी गॉड। आप फादर कहलवा रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है। कॉन्वेंट में जाके, कॉन्वेंट जीसस मैरी में आप जा रहे हैं, वहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मेरी गीता के 2 श्लोक पढ़ लोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। मतलब गीता के श्लोक देवभूमि उत्तराखंड में नहीं पढ़ाए जाएंगे तो कहाँ, मक्का मदीना में पढ़ाएं, यरूशलेम में पढ़ाएं। एग्जैक्टली। हम भारतीय हैं जी, और वो श्लोक जो देश को जोड़ने वाले हों, किसी धर्म को हार्म न कर रहे हों, हमारी आपसी जो विचार है उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, तो उसे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। ना कुरान, ना बाइबल, ना गीता, ना श्री गुरु ग्रंथ साहिब, कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी इंसानियत को नुकसान पहुंचाए। सब पॉजिटिव वे में है। और मैं कह रहा हूं कि अगर देवभूमि उत्तराखंड में 2 श्लोक गीता के पढ़ लिए जाएंगे तो क्या दिक्कत है? ये जो नेगेटिविटी आ रही है कि नहीं ये पढ़ लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, अरे मैं कह रहा हूं मेरे यहाँ मुसलमानों में लोग इस्लाम के मानने वाले चतुर्वेदी बनते हैं, 4 वेद पढ़ते हैं, तो वो तो क्या इस्लाम से बाहर हो जाते हैं? नहीं। तो वो नहीं हो रहे हैं तो मैं कैसे हो जाऊंगा? एक ही चीज को आप संस्कृत में पढ़ लीजिए, एकम सत्य विप्रो महता वदन्ति बहुधा वदन्ति। एक ही सत्य है कि भगवान एक है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है ना, देयर इज नो गॉड तो बट वन अलमाइटी। तो सब ऐसे ही बोलते हैं, हर धर्म ऐसे ही बोल रहा है। तो आप किसी भाषा पे क्यों अटक रहे हैं? अगर कहीं किसी भाषा से भी आपको विश्वगुरु बनना है, आप अच्छा लीजिए ना, चारों तरफ से, बाइबल से भी अच्छा लीजिए, गीता से भी अच्छा लीजिए, रामायण से अच्छा लीजिए, कुरान से अच्छा लीजिए। जो अच्छा है वो सारा लेके जब हम खड़े होंगे तब हम विश्वगुरु बनेंगे। स्कूल्स में भगवत गीता पढ़ाओ, चलो ठीक है, मान लिया, ठीक है, बट एट द सेम टाइम जब कुरान या इस्लामिक प्रैक्टिसेस की बात होती है तो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन आ जाता है। वाइल स्लोगन्स लाइक जय श्री राम आर सीन एक्सेप्टेबल, बट लाउड स्पीकर और मस्जिदों में लाउड स्पीकर्स और अल्लाह अकबर जब बोला जाता है तो उसको बैन कर दिया जाता है। और इन चीज़ों को लेकर ही जो हमारी इंटरनेशनल हमारा जो वर्ड है वो इंडिया को ऐसे देखता है। इनफैक्ट अ वेरी फेमस स्टेटमेंट मेड बाय जॉर्ज सोरस दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेसी बट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज नॉट डेमोक्रेट। सो आप इसमें क्या बोलोगे? वो लोग जो कल तक हम पे हुकूमत कर रहे थे, अगर उनको लग रहा है कि हमें कॉम्पिटिटर बन के उभर रहे हैं तो उनको परेशानी हो रही है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। वो क्या बोलते हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बता इंटरनेशनल वॉइसेस, नॉट इट्स जस्ट एग्जांपल जॉर्ज सोरस। हाँ, मैं भी एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, आपने देखा है लगातार मोदी जी के नेतृत्व में हमने नए प्रगति के आयामों को छुआ है।
हम नंबर 1 बने हैं, कई डिजिटलाइजेशन जी। में हम नंबर 1 बने हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम नंबर 1 बने हैं, तो हम कई चीज़ों में नंबर 1 आए हैं अभी। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। के बगैर इस देश को विश्व गुरु बनाने का सपना अधूरा तो था। उनको राष्ट्रपति बनाने का काम मेरी ही पार्टी ने किया, जी। मेरी ही सरकारों ने किया। दूसरा, आप इस देश का जो लिटमस टेस्ट है, अगर इसके DNA को देखेंगे तो वीर शिवाजी महाराज, जी। शिवाजी महाराज की जो सिद्दी इब्राहिम थे, वो उनके टॉप कमांडर थे। कमांडर हेड कमांडर होते, टॉप कमांडर सिद्दी इब्राहिम। मदारी मेहता कि उनके इंटेलिजेंस, जिसके ऊपर पूरा सिस्टम चलता है, उनके इंटेलिजेंस हेड थे। उनके दौलत खान, उनके जो जल सेना थे उसके प्रमुख थे। और तमाम चाहे रुस्तम जमा हो और बाकी लोग हो जो उनकी आर्मी को हेड करते थे। यानी कि एक हिंदुत्व वाला राजा, जो उसके सहयोगी थे वो मुसलमान थे। महाराणा प्रताप को हम बात करते हैं, लेकिन हम हाकिम खान सूर जो उनके मेन सेनापति थे, हम उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस देश ने कभी भी हिंदू मुस्लिम विचार उस तरह से नहीं आया जो बांटने वाला विचार हो। लड़ाई क्या है, कहते हैं मैं बता रहा हूं, लड़ाई क्या है, लड़ाई ये समझना पड़ेगा। क्योंकि लोग कहते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं उनके जो राइट्स हैं वो ले लिए हैं मोदी सरकार ने। ये गलत बात है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं। मैं एक मजबूत मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने हज किए हैं, 2-3 हज किए हैं, 4-5 उम्रा किए हैं। मजबूत मुसलमान हूं और अपने आप को एक मजबूत मुसलमान, भारतीय मुसलमान कहते हुए गौरवान्वित महसूस करता हूं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूं। बहुत सुंदर। आज दिक्कत इस बात की होती है जब भारत के मुसलमान को भारतीय ना होके खाली मुसलमान बनाने की कोशिश की जाती है, उसका अरबीकरण करने की कोशिश की जाती है। हम ये कह रहे किसी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को, किसी संघ को, किसी मुसलमान से, भारतीय मुसलमान से दिक्कत नहीं है। दिक्कत है उसके अरबीकरण से। जैसे हम लोगों ने, मेरे बड़ों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, हम मुसलमान हो गए, अब हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं। हम ये हमारा मानना है कि आप धर्म बदल दिया, लेकिन हम कौन थे? खाली हमने तो नहीं बदला, परिस्थितियां क्या थी जाने दो, किस परिस्थितियों में बदला जाने दो। हमने थोड़ी बदला, जैन्स ने बदला, बुद्धिस्ट ने बदला, क्रिश्चियंस ने बदला, यहीं से बदले हैं ना लोग। अब उन्होंने हेट्रेड ना बहुत मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। रीजन ये है कि आप जिद करें कि नहीं हम यही करेंगे। भाई गाय हमारी माता है, आप अगर आज भी काउ लिंचिंग करेंगे तो कैसे आपकी हमारी दोस्ती होगी? आपको काउ लिंचिंग बंद करनी पड़ेगी ना। आप गाय का गोश्त खाना बंद कीजिए, आप कहीं भी अगर कोई काटता है तो आप उसका विरोध कीजिए, कैसे हो जाएगी? ना आप काउ लिंचिंग करें ना मॉब लिंचिंग हो। आपको भी तो बदलना पड़ेगा ना। आप कहें नहीं हम तो नहीं बदलेंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे, हमारे यहाँ हम तो चलाएंगे, और कांग्रेसी और बाकी जो विचार के लोग हैं वो उनका समर्थन करें, तो ये नहीं चलेगा। दूसरा, मैं ये कहता हूं कि हम अभी आपने कहा जय श्री राम जी। जय का मतलब क्या होता है? जिंदाबाद। जिंदाबाद। श्री का मतलब जनाब, और राम, श्री राम तो एक कल्चर है इस भारत का। उनकी जिंदाबाद करने में आप राहुल गांधी की जिंदाबाद करें, ठीक है, आप सोनिया गांधी की जिंदाबाद करें, ठीक है, अखिलेश यादव की जिंदाबाद करें, ठीक है, मायावती की जिंदाबाद करें, ठीक है, हरीश रावत जी की जिंदाबाद करें, ठीक है, लेकिन जब आपको कहा जाता है राम की जिंदाबाद कर दो तो आपको पेट में दर्द हो जाता है। क्या दिक्कत है भाई? मैं कह रहा हूं ये भारत की संस्कृति है, श्री राम है। राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। अल्लामा इकबाल का शेर है कि हम उनको इमाम हिंद, पूरे देश का इमाम। इमाम वो कहते हैं जिसके पीछे मुसलमान नमाज पढ़ता है, वो कहता है झुक जाओ तो झुक जाते हैं, वो खड़े होते हैं तो खड़े हो जाए, यानी कि उनको आत्मसात करो। तो क्या कहा? पूरे देश के लिए अगर इमाम बताया तो कहा कि इस देश के इमाम कौन है? श्री राम, उनको फॉलो करो। और कौन नहीं चाहेगा श्री राम जैसे व्यक्तित्व को फॉलो करना, जिसने अपने पिता के एक वचन के लिए, अपने वालिद के कौल के लिए सब कुछ त्याग दिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो मुसलमान अगर इस चीज को फॉलो कर ले, जिस मुसलमान को मैं मुसलमान हूं और मैं कहता हूं इस जबान से हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम मुसलमान हो गए। इस सिर्फ जबान से पढ़ने से। और इस जबान की कितनी वैल्यू है इस्लाम में।
उस जबान की वैल्यू अगर सबसे ज्यादा आपको किसी ने सिखाई तो श्री राम ने सिखाई। श्री राम ने सिखाई कि आप अपनी जबान जो वचन दिया है उस वचन को निभाना। अगर मुसलमान श्री राम को आत्मसात करके आगे बढ़े तो एक मजबूत मुसलमान बनेगा। अपने हम कह रहे हैं हम मुसलमान हैं, हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ हम कुरान को माने, अपने नबियों को माने, लेकिन हम श्री राम को गाली देने वालों के साथ खड़े हो जाएं, हम श्री कृष्ण के खिलाफ खड़े राम ये से नहीं रहीम है, ही बोल रहा हूं। तो हम वो सांझी, मैंने कहा ना विश्वगुरु बनना है ना, तो हमें राम और रहीम को एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा। और जिस चीज से इस्लाम ये कहता है जिस चीज से किसी को तकलीफ हो वो काम मत करो जी। अगर मेरी अजान किसी को पसंद नहीं आ रही है, उसको साउंड पोल्यूशन लग रही है, नहीं देंगे यार, हम वॉल्यूम कम कर लेंगे अपनी, कोई दिक्कत नहीं, मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। लेकिन अगर आप इसे कहें ये मेरा हैरेसमेंट है, ये गलत है। अगर यहाँ हैरेसमेंट है तो फिर ये बताइए लंदन के अंदर अजान माइकों पे क्यों नहीं हो रही है, तो वहां भी हैरेसमेंट हो रहा है। एग्जैक्टली ये नहीं चले। साउंड पोल्यूशन सबके लिए, आज यहाँ कर रहे हैं कल औरों को भी समझ में आएगा। और हम ये कह रहे हैं आप इतने अच्छे किरदार बनाइए अपने मुसलमानों के कि लोग कहें नहीं मुसलमान इतने अच्छे होते हैं, हमें इससे दिक्कत नहीं है भाई, तुम हमारे यहाँ तेज आवाज में भी सुना सकते हो। तो ये किरदार आपके आने चाहिए। आप अड़ क्यों रहे? यहाँ हम जानते हैं जिन सेंटिमेंट्स आक्रांता यहाँ आए, उन्होंने लोगों के ऊपर जुल्म किया, मारा। उन राजाओं का महाराजाओं का काम ही मारना काटना होता है। उन्होंने यहाँ के लोगों पे अत्याचार किया आक्रांताओं ने। अब वो आक्रांता आए यहाँ लूटपाट की चले गए, हमारे बड़ों के भी उत्पीड़न उन्होंने किया होगा। आज उनके नाम पे बाबरी मस्जिद बना दी, चलिए मस्जिद बना दी, बाद में राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद हुआ। सब मानते हैं कि वहाँ राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया राम मंदिर। बाबर आक्रांता था, वो कोई नबी तो नहीं था मुसलमानों का, उसका इस्लाम का ठेकेदार तो नहीं था, ये आक्रांता इस्लाम के ठेकेदार तो नहीं थे। लेकिन इनसे मोहब्बत करके मुसलमानों को इनसे जोड़ा जाता है। और जोड़ कौन नहीं, ये पॉलिटिकल मुसलमान, ओवैसी जैसे नेता, ये कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, ये खड़े होके कहते हैं ये लाल किला, ये ताजमहल, ये चीख चीख के बता रहा है हमने यहाँ 800 साल हुकूमत की। मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारे बड़ों ने की होगी, हमारे बड़ों ने तो नहीं की। हमारे बड़े तो तब भी प्रताड़ित पक्ष थे, आज भी प्रताड़ित पक्ष हैं। हमारा मानना ये है भारतीय मुसलमान जो प्रताड़ित हुआ उसने अपना धर्म बदल दिया, ईश्वर को मानने का तरीका बदल दिया। आज मुसलमान निरंकार ईश्वर की प्रार्थना करता है। अल्लाह कहते हैं, ये अरबिक वर्ड है जी। अल कहते हैं द को, वन एंड ओनली, और इलाह कहते हैं वो जो पूजनीय है, वो जो पूजनीय जिसको हमने कभी देखा नहीं है, हम उसे अरबी में अल्लाह कहते हैं। उसे हिंदी में परमपिता परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, महादेव कहते हैं, देवों के देव महादेव। तो हमारा तो वो खुदा कौन है, हमने उसे देखा नहीं। कोई तो है जो, कोई तो है, कौन है? कोई कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई ईश्वर है जो इस पूरे सृष्टि के ब्रह्मांड को चला रहा है जी, इस सृष्टि को चला रहा है, वही ईश्वर है। हम उसी की आराधना करते हैं। हमने उसे देखा नहीं, हम उसको सजदा करते हैं। जब हम उसे प्रणाम करते हैं तो उसको हम सजदा कहते हैं। वही है, कुछ भी नहीं है। और लोगों ने, भारतीय मुसलमान अगर भारतीय बन के अपनी नमाज, रोज़ा, कुरान, शरीयत को मजबूती से मान के चले, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उसका अरबीकरण किया जाता है, जो भारत का जुलाहा है उसको कहा जाता है तो अंसार है जी। जो भारत का कसाई है उसे कहा जाता है तो कुरैश है। जो भारत का तेली है उसे बताया जाता है तो मलिक है। कोई फारूकी है, कोई सिद्दीकी है। अरे ये यहाँ की जातियां नहीं है, यहाँ की जातियों पे रहो। इन भारतीय मुसलमानों का जो विदेशीकरण करा रहे हैं अपने फायदे के और नुकसान के लिए, वो असल में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारा मानना है कि हमें मिलकर रहना है, भारतीय मुसलमान बन के रहना। हमारी पूजा पद्धति निरंकार ईश्वर के मानने की है। हम कुरान नबी को मान रहे हैं और हम मजबूती से मान रहे हैं, लेकिन हम भारतीयता के खिलाफ नहीं है। हम अपनी संस्कृति को भी सम्मान देते हुए अगर इस्लाम को मानेंगे तो हम भाइयों की तरह प्यार मोहब्बत से रह पाएंगे, दोस्तों की तरह रह पाएंगे। लेकिन अगर हम दुश्मन बनेंगे कि जो तुम करोगे ये गलत है जी, हम इसके खिलाफ हैं, हम इसके अगेंस्ट खड़े। अरे ईश्वर प्यार का संदेश देता है, इंसानियत का संदेश देता है। जो इंसानियत को जोड़ने का काम करे, जो अच्छा काम करे, उसका सब साथ दे तो एक खूबसूरत चेहरा निकल के आएगा। तभी मैंने कहा कि सब नंबर 1 बनेंगे तो हम विश्वगुरु बनेंगे। तो भारत के मुसलमान को भी ये समझना अपनी सोच को बदलते हुए भारतीय मुसलमान बनकर हम अरब को आईना दिखा सकें कि देखो
तुम्हारे यहाँ न्यूक्लियर फैमिली चलती है Exactly. और हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है। हमारी बहू जो आती है वो ससुर से पर्दा नहीं करती, वो उनके तेल की मालिश सर में करती है, उनके पैर दबाती है, उनको पिता तुल्य मानती है। और मेरे यहाँ ससुर बहू को अपनी बेटी मानता है, देवर भाभी माँ कहते हैं, भाभी देवरों को छोटा भाई समझती है। ये मेरे यहाँ की खूबसूरती है, मेरे यहाँ का कल्चर है, तो मुझे अपने कल्चर पे अभिमान हो। मैं मुसलमान बनकर भी भारतीय कल्चर को आत्मसात करते हुए एक बेहतर मुसलमान बन के दिखाऊं, पूरी दुनिया मेरा लोहा माने कि ये ऐसा मुसलमान होना चाहिए। अरब भी कल को कहें कि हमें भी ऐसे ही रहना है जैसे भारत में पूरा परिवार एक साथ रहता है, तब आप ये मानिए हम विश्वगुरु बनेंगे। हर हमारे सेक्ट को, हर सेक्शन को कामयाब होना पड़ेगा विश्वगुरु बनने के लिए, तब हम कामयाब होंगे। ये जो हमें गुमराह करते हैं कि आपका उत्पीड़न हो रहा है, मेरे नबी के वक्त में आपको मैं ये बात, क्योंकि अजान वाली बात आपने कही और मैं मुसलमान हूं इसलिए इसका जवाब देना और इम्पोर्टेंट हो जाता है। मोहम्मद साहब के वक्त में भोंपू आ गए थे, अच्छा, लेकिन कभी भोंपू से आजाद नहीं हुई, अच्छा, इसलिए कि किसी को मेरी वजह से तकलीफ ना हो। इस्लाम लोगों के सेंटिमेंट्स को बड़ी ईमानदारी से समझ के काम करता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर कम आवाज में दूसरों को जिसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है उनको जबरदस्ती क्यों सुना रहे, जरूरत नहीं है ना। हम खुशी से जो सुनना चाहे, जहाँ ऑब्जेक्शन हो वहां कम कर ली जाए, जिनको ऑब्जेक्शन नहीं है वहां चलने दिया जाए। तो हम ये कह रहे हैं, लेकिन हमें अपनी चीजों को, अपने किरदारों को बेहतर बनाना है। इस्लाम अजान की आवाज से नहीं है, इस्लाम किरदार से है। अपने आप को ऐसे प्रेजेंट किया जाए कि लोग कहें देखो एक मुसलमान कितना सच्चा और अच्छा होता है। मुसलमान कहते हैं मुकम्मल ईमान वाले को, जो पक्का धार्मिक हो, पक्का धार्मिक, जिसकी जीभा में धर्म हो, जिसकी आंखों में धर्म हो, जिसके विचारों में धर्म हो। बाकी सब तो ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडास चल रहे हैं, बाकी चलते रहे। और हम वो तो अपनी स्टेटमेंट देते हैं ओवैसी, जैसे आपने बताया मुस्लिम्स की, जब नहीं रहेंगे नरेंद्र मोदी या जब नहीं रहेगी भाजपा तो कौन बचाएगा तुम्हें। तो इस डर से भी लोग बीजेपी को वोट डाल रहे हैं। ऐसा है ना, ये अपने हिंदुत्व को बचाना है। लोगों ने मुसलमानों का एक गलत चेहरा प्रेजेंट किया है। मैं ये कहता हूँ कि ईश्वर को मानने के सारे तरीके बहुत अच्छे हैं, और हम तमाम लोग जो ईश्वर को अलग अलग रूपों में या निराकार रूपों में मानते हैं, हम सब अच्छे लोग हैं। हमें ईश्वर का भय है कि अगर यहाँ गलत करोगे तो ईश्वर की यहाँ सजा मिलेगी। जो यहाँ बुरा करेगा उसके साथ कभी अच्छा नहीं होगा, जो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा उसके साथ हमेशा अच्छा होगा। हम उस पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़े। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ, हम राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूती से रखते हुए एक मजबूत मुसलमान बने, एक मजबूत सिख बने, एक मजबूत क्रिश्चियन बने, एक मजबूत पारसी बने और एक मजबूत सनातनी बने, तो मुझे लगता है देश विश्वगुरु बनेगा। उसी दिशा में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। जो लोग विरोध कर रहे हैं और हमारी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, वो अपने यहाँ देख लें क्रिश्चियन मुल्कों में क्या हाल हो रहा है। उनके ऊपर जरा कोई शब्द है किसी के बोलने के लिए? चाइना के ऊपर उगर मुस्लिमों के साथ क्या क्या हुआ है, वहाँ कोई बोल रहा है कि उनके साथ कितनी जातियाँ होती हैं? तो वहाँ किसी जो सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्ष नेता है उनकी आवाज़ नहीं खुलती, ना पाकिस्तान को दिखाई देता। आज मेरा ये पड़ोसी पाकिस्तान जो लगातार हमारे खिलाफ षड्यंत्र करता है, आपको मालूम है इसराइल को हथियार कौन दे रहा है फिलिस्तीनियों को मारने के लिए? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हथियार दे रहा है और उधर दूसरी तरफ खड़े होकर मातम करके दिखा रहा है मैं फिलिस्तीनियों के साथ हूं। ये जियोपॉलिटिक्स है। हमें मत समझाइए, हम दुनिया को बड़ी बारीक निगाह से देखते हैं, बेवकूफ मत बनाइए। हाँ, सियासत है। मुसलमान इस देश में अपने मजहब पर मजबूती से रहे, देश का कॉन्स्टिट्यूशन उसको इजाजत देता है। प्यार से रहो, आपस में थोड़ी सी मान के, थोड़ी सी मनवा के रहो, तो किसी हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद नहीं है। हम सब ईश्वर के मानने वाले हैं। और मैं तो ये कहता हूं, मत सता गरीब को, गरीब रो देगा, ऊपर वाले ने सुन ली तो जड़ से खो देगा। कोई भी धर्म हो, कोई भी व्यक्ति हो, जो भी इंसानियत के खिलाफ किसी मजलूम को सताएगा, उसके खिलाफ फिर ईश्वर की लाठी बेआवाज होती है, उसके ऊपर पड़ेगी ही पड़ेगी, ये मेरा मानना है। अब रिलीजन से लेकर के जितनी भी हमारी बातचीत थी, उसका पर्सपेक्टिव तो हमने बहुत सारा जान लिया है शमजी से। तो हम थोड़ा सा अपना जो डिस्कशन है, हम थोड़ा सा उसको बेटी अंकिता भंडारी की तरफ हम उसको लेकर के जाएंगे। तो अभी तो सीबीआई जांच का भी हो गया अलाउ, पर क्या आपको लगता है मतलब ऐसा बीजेपी पार्टी के पॉलिटिशियंस ऐसा कर सकते हैं, या फिर सिर्फ एक महिला की स्टेटमेंट आने पर क्यों 2 साल बाद ये सारे जितने भी विरोधी हैं ये सब सड़कों पर उतर गए? अभी तक बीच में ये लोग कहाँ थे? और दूसरी चीज़ ये भी है कि 2027 में इलेक्शंस आने वाले हैं। आपको मतलब ये पूरी तरीके से आपको एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं लगता है कि अभी क्यों? देखिए, बात यह है कि
पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा तो है, लेकिन अभी क्यों? जब कोई बात निकली है तो फिर वो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। और अंकिता भी हमारी इस पहाड़ की बेटी है, अगर उसके साथ किसी ने इंजस्टिस किया है और लोगों को डाउट है तो उसका पटाक्षेप होना चाहिए जी। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सीबीआई जांच की संस्तुति दी है, ये उनके साफ लाइनें स्पष्ट दिखती हैं कि वो भी चाहते हैं कि अगर कोई दोषी है तो सामने आए। ये नहीं तो हमेशा के लिए चिपक जाएगी कि कोई होगा, कोई जरूर होगा, बचा लिया, दिखा तो अच्छा है ना सीबीआई इंक्वायरी। बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि लगा कि जिस ताकत के साथ सिर्फ कुछ लोगों की वजह से जो करप्टेड हैं, क्योंकि करप्शन हर जगह होता है, कुछ लोगों की वजह से कि वो करप्टेड हैं, उसकी वजह से पूरी भारतीय जनता पार्टी को लोग करप्टेड बोल देते हैं। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये सुनने के लिए थोड़ी ना इस पार्टी का निर्माण किया था। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि निंदक न्यारे रखिए। हमेशा निंदक को अपने करीब रखना चाहिए और उससे घबराना नहीं चाहिए। अगर कोई विषय है तो उसका पटाक्षेप होना बहुत आवश्यक है। और मैं ये कह रहा हूँ कि अंकिता भंडारी के लिए अब मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की संस्तुति कर दी है। और कोई भी विषय जो भविष्य में आपके लिए नासूर बन सकता हो, अगर कोई शक आया है तो उसका पटाक्षेप होना चाहिए कि कौन है या नहीं है, कम से कम क्लियर तो हो जाए। अगर है तो क्लियर हो, नहीं है तो। ऐसे में कितना गलत जो पिक्चर है वो फॉर्म हो रही है कि बीजेपी के पॉलिटिशियंस कैसे हैं, जैसे उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ ना, आपको दो बातों को समझना पड़ेगा जी। हर जगह हर तरह का इंसान होता है। अगर कोई गलत करे, जब पार्टियां अपने नेताओं के ऊपर, जो गलत प्रवृत्ति के नेता होते हैं उन पर कार्रवाई करती है, तो उसका संदेश जाता है कि ऐसे व्यक्ति को हम पार्टी में नहीं रखेंगे और हम गलत के साथ नहीं है। मेरी पार्टी का मत बिल्कुल स्पष्ट है, गलत के साथ बिल्कुल नहीं खड़े होंगे। युवा मुख्यमंत्री का मत भी स्पष्ट है, सही को छेड़ना नहीं है और गलत को छोड़ना नहीं है। और बहुत ईमानदारी के साथ, चाहे वो नकल माफिया का नेक्सस तोड़ना रहा हो, चाहे यूसीसी को लागू करना रहा हो, या पर आने वाले पिछले सालों में उत्तराखंड में इतना ज्यादा कियोस मतलब कैसे हो सकता है? मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए, आप लोग सियासत करेंगे लेकिन आपको पारदर्शिता रखने की आवश्यकता है और ये पारदर्शिता मेरी सरकार रख रही है और इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि उनको बधाई। मतलब लेकिन हर साल कुछ ना कुछ कियोस मिलता है, हर साल कुछ ना कुछ राजनीति है लगातार। लेकिन आप क्या एक बात इसके ऊपर और गंभीरता से सोचिए, अंकिता को न्याय मिले, सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, तभी सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है सब लोगों ने। लेकिन अंकिता के अलावा और भी बेटियां रही हैं जी। और कांग्रेस के रिजीम में भी बहुत सारी बेटियों के साथ अन्याय हुआ। तो क्या कांग्रेस उनके सवालों के ऊपर भी सीबीआई की डिमांड करेगी? वो फाइल आज भी क्लोज्ड है। यस, वो वाले प्रकरण है। दिखाइए ईमानदारी, कहे कांग्रेस कि तमाम मामले जो कांग्रेस रिजीम में हुए और कांग्रेस के नेताओं के जिनमें नाम सामने है, उन पे सीबीआई इंक्वायरी कराइए, उनको भी जेल भेजिए। ये ट्रांसपेरेंसी मैं कहता हूं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कहेंगे कि नहीं कहेंगे, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कोई भी बहन बेटियों के साथ गलत करेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं, किसी भी बहन बेटी के साथ गलत होगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। यही धर्म है, यही न्याय है और मैं कहता हूं यही कर्म भी है। बहुत अच्छी लाइन ये है कि हमें अच्छा इंसान हम बन जाए, किसी के साथ ना अन्याय करें, ना अन्याय करने वालों का साथ दें। तो मुझे लगता है मेरा उत्तराखंड अपने वैभव तक पहुंचेगा और ये देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ पापियों के लिए जगह नहीं है। कोई अगर बच भी जाएगा तो मैं कहता हूं हमारी निगाह से बच सकता है, उसकी निगाह से कैसे बचेगा। और ऐसे व्यक्तियों को हमें सरकारें भी सजा दें और वो ईश्वर की तरफ से भी सजा मिले तो आने वाला वक्त बहुत बेहतर होगा। इंसानियत रहे, इंसान के लिए ये दुनिया है। और मुझे लगता है कि आने वाला वक्त, हम उत्तराखंड हैं, एक बहुत खूबसूरत देवभूमि है, हम फले फूलते रहें, हमारी नस्लें, आने वाली नस्लें, हम रहें ना रहें, वो फले फूले और हम गौरवान्वित महसूस होते रहें तो अच्छा रहे। एक छोटा सा पर्सपेक्टिव मैं आपका जानना चाहूँगी। मैं अभी इन लोगों के बारे में बात करूँगी जिसके बारे में चर्चा बहुत 2000 के बाद ही बंद हो चुकी थी। उत्तराखंड क्रांति दल, कहते हैं दिल में तो उत्तराखंड क्रांति दल है, बट वोट देते जाए तो बीजेपी का बटन दबता है। देखिए, उत्तराखंड क्रांति, क्यों वो लोग मतलब इतना पीछे क्यों रह गए हैं हर चीज के ऊपर? आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं, 2000 में भी वो संघर्ष कर रहे थे। और मतलब बोलते ना, हर उत्तराखंडी के दिल में तो उत्तराखंड क्रांति दल है, पर वोट देते वक्त जिस दिल की जो चीज है वो बाहर नहीं निकलती है। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल एक आंदोलन से निकला जी। हम सब लोग आंदोलनरत थे और सबकी डिमांड थी खोदा जंगूरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। हमने उस माहौल को देखा, लोगों की कुर्बानियों को देखा,
जो हमारी माओं बहनों के साथ रामपुर तिराहा जैसी भी दिवाकर घटना भट्ट हुई, जी का इतना बड़ा एग्जाम्पल है। सब तमाम लाइनें थी। एग्जैक्टली। आज बहुत सारे लोग उनमें से दुनिया को अलविदा कह के जा चुके हैं, जी। स्वर्गवासी हो चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी हम्म। हैं। और मैं ये कहता हूँ कि तमाम लोगों ने संघर्ष किए, लेकिन भी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये प्रदेश राष्ट्रवादी विचारधारा से उत्पन्न प्रदेश है जी और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचार है। जी। जब हम ये कहते हैं नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट, जब देश की बात आती है तो हम पार्टी को तरजीह नहीं देते, जब पार्टी की बात आती है तो हम स्वयं को तरजीह नहीं देते। तो इसलिए व्यक्तिगत हितों से ऊपर पार्टी हित और पार्टी हित से ऊपर देश हित। तो जब देश की बात आती है तो ये जो उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड जब अटल जी ने बनाया, ये इस विचार के साथ कि ये सैन्य धाम भी है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने सैन्य धाम की संज्ञा दी। आज क्योंकि हम राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं और जो विचार उत्तराखंड के हैं वही विचार देश के हैं, तो हम एक छोटा देश हैं और जनरेशन के साथ साथ विचारों को बदलना भी बहुत ही जरूरी है। अब उत्तराखंड क्रांति दल के साथ दिक्कत ये रही, यूकेडी ने कहीं ना कहीं वक्त के हिसाब से अपने आप को सत्ता में रखा, अपग्रेड भी नहीं किया, सत्ता में चले गए। उस वक्त जब उत्तराखंडियत की लड़ाई लड़नी थी तब आप सत्ता में बैठ गए। मैं नहीं नाम लूंगा उन नेताओं के जिन्होंने सत्ता भोगी, लेकिन इनफैक्ट मर्ज भी किया था भारतीय जनता पार्टी के साथ। हम ये कह रहे हैं कि वो उत्तराखंड के लोगों की जो आवाज उठनी थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने फिर उस आवाज को उठाने का काम किया। रीजनल वॉइस जो हमारी ईमानदारी से एक रहनी चाहिए थी, उस रीजनल वॉइस ने वो काम नहीं किया जो रीजनल वॉइस को काम करना चाहिए था। जिस ताकत के साथ हमारी रीजनल वॉइस है उसे खड़ा होना चाहिए था, वो खड़ी नहीं हो पाई। उसमें हम भी दोषी हैं और बाकी लाइनें भी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उस रीजनल वॉइस को अपने अंदर सुधार करने की आवश्यकता है और राष्ट्रवादी मुद्दों पे केवल कांग्रेस की पपेट बनकर, कांग्रेस की आवाज बनकर यूकेडी को काम नहीं करना चाहिए। मैं माफी के साथ इस शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। तो मेरा मानना है कि चीजों को हमें बेहतर करने की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी बहुत पॉजिटिविटी के साथ, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ उत्तराखंड के जन मुद्दों को लेकर भी आगे बढ़ रही है। इसलिए मैं मानता हूं कि अभी उत्तराखंड क्रांति दल के लिए बहुत लंबी लड़ाई है। अभी हमारा मुकाबला जो भी कुछ है वो कांग्रेस के साथ है, यूकेडी कहीं सामने नहीं है। हमारा पॉडकास्ट थोड़ा आज लंबा भी हो गया है। जनता की आवाज लेकर के मैंने आपसे जो प्रश्न किए, चाहे वो किसी भी रिलीजन को लेकर के हो या किसी कम्युनिटी को लेकर के हो, मुस्लिम्स का जो टेक है वो नहीं होता है इंडिया में, इन चीज़ों के ऊपर गीता को लागू करना हो स्कूल्स में, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मुझे सारे जवाब दिए, जो कि मतलब आपका पर्सपेक्टिव मुझे बहुत अच्छा लगा काफ़ी। तो इतनी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन हमारी आपके साथ हुई आज। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपना समय दिया। और मतलब जो मेरा चैनल है आपको पता भी नहीं था, बस मैंने आपको कॉल किया और आपने बोला कि आपका ये तो आपका कर्तव्य है, मतलब हमारा कर्तव्य है, आप बुलाएंगे हम ज़रूर आएंगे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग हम लोग को इग्नोर कर देते हैं, वो लोग रेडी नहीं होते हैं, वो देखते हैं कि इनके फॉलोअर्स अच्छे हैं नहीं हैं तभी हम जाएंगे। बट आपने मतलब मेरे को चुना और आप यहाँ पर आए, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आपका इस चीज़ का। मैं इतना ही कहूँगा कि जो उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से आपने जो प्रश्न पूछे हैं कि अभी कई जगह विकास कुछ अधूरे हैं, रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठना है मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। जल्दी ही हम उत्तराखंड को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करेंगे और बहुत पॉजिटिव डबल इंजन की सरकार, मोदी धामी की सरकार इस प्रदेश में चल रही है। मजबूती के साथ मोदी जी हमारे मेंटोर के रूप में इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस प्रदेश को बहुत ताकत के साथ वो खड़ा कर रहे हैं और ये प्रदेश जो दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी है, ये देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा और हमारे तमाम दुख दर्द का निवारण होगा, हमारे बच्चों के चेहरों पे हंसी आएगी, हमारा आने वाला वक्त बहुत बेहतर होगा। इस कामना के साथ मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छा हो। आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया, आपके साथ बहुत अच्छी वार्ता हुई, आप लीड करती हुई अपने जो ये अभी मेरी सिर्फ शुरुआत है, मैं कह रहा हूँ अच्छा है। हम लोग नॉर्मल लोग हैं, हमारे उत्तराखंड के बच्चे बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव कर रहे हैं। लगातार मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे पॉडकास्ट हमारे यहाँ हो रहे हैं और हम बहुत पॉजिटिव हैं। और कभी भी हम ये कहते हैं नेगेटिव प्रश्न हो उनके उत्तर देना, लगातार जो
कम्युनिटी, जो समाज, Positive जो way में, प्रदेश in fact. रेज करता है सवालों को, वो समाज आगे खड़ा होता है, वो जी। प्रदेश आगे खड़ा होता है। आप लोग अच्छे सवालों को लगातार सवालों को खड़ा कर रहे हैं, जी। उसके लिए आप लोगों को बधाई। लगातार जन सरोकार के मुद्दे से हम इसी तरह से बातें करते रहेंगे जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके आने के Thank लिए, you आपने so बुलाया much. उसके लिए धन्यवाद।